हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। लास्ट सेशन में हम चर्चा कर रहे थे वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग प्रोसीजर किस प्रकार से होता है, वेदरिंग की होने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स वेदरिंग के लिए चाहिए, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। वेदरिंग का डेफिनेशन हमने देखा था। वेदरिंग की डेफिनेशन क्या होती है, थार्नबरी के अनुसार वेदरिंग की डेफिनेशन को देखा था। और उसके तीन प्रकार हमने पढ़े थे कि एक होता है भौतिक, या जिसको हमने एक अन्य नाम भी दिया था यांत्रिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है बायोलॉजिकल या जैविक अपक्षय। तीन प्रकार पर हमारी चर्चा हुई थी। उसमें से हमने भौतिक अपक्षय क्या होता है, भौतिक अपक्षय में मुख्य रूप से इंसोलेशन यानी जो सूर्यताप होता है उसके द्वारा किस प्रकार से भौतिक अपक्षय होता है वो हमने देखा। पाला यानी फ्रॉस्ट किस प्रकार से होता है और फिर वो कैसे भौतिक अपक्षय करता है या यांत्रिक अपक्षय करता है वो हमने देखा। एक हमने देखा दाब मुक्ति यानी प्रेशर रिलीज किस प्रकार से फिर फिजिकल वेदरिंग में मुख्य जिम्मेदारी निभाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में कि रासायनिक अपक्षय किन किन कारकों के माध्यम से होता है। उस फ्लो चार्ट में भी हमने देखा था ऑक्सीकरण होता है, कार्बोनेटीकरण होता है या कार्बोनीकरण भी हम कह सकते हैं, सिलिका पथ्यकरण होता है, सिलिका जलयोजन होता है, विलयन होता है ना। ऐसे कुछ प्रकार हमने वहाँ चर्चा की थी, उनको भी हम चर्चा करने वाले हैं, उनके डिटेल स्टडी पढ़ने वाले हैं। और जैविक अपक्षय क्या होता है, जैविक अपक्षय किस प्रकार से होता है उस पर भी हमारी चर्चा हुई थी कि जीव जंतुओं के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा इस प्रकार से जैविक अपक्षय होता है। तो जैसे हमने भौतिक अपक्षय में पढ़ा, एक एक स्टडी हमने की कि सूर्यताप से कैसे होता है, पाला फ्रॉस्ट से कैसे हो सकता है या प्रेशर रिलीज से कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम रासायनिक जो अपक्षय होता है और जैविक अपक्षय होता है उस पर भी हम चर्चा करने आज वाले हैं। तो इस कक्षा में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए आप ऊपर, रासायनिक अपक्षय। आज की हेडिंग हो जाएगी रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय हम कहेंगे इसे केमिकल वेदरिंग, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। रासायनिक अपक्षय, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे केमिकल वेदरिंग। इज इट क्लियर? केमिकल वेदरिंग, यहाँ मैंने लिख दिया है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हम जो फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर बात है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं उसको हम समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण किस प्रकार से हो सकता है, तो देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जिन शैलों में ऑक्सीजन की मात्रा, जिन शैलों में ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होती है, ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है, उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम चर्चा करें, जैसे कोई लोहा युक्त वस्तु होती है, कोई लोहा युक्त वस्तु है, उसे हम खुले में छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है, खुले में छोड़ने से जो वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है
वो उसके संपर्क में आती है ना, ऑक्सीजन जो होती है उसके संपर्क में आती है और उसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है, उसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है, परिवर्तित कर देती है, ऑक्साइड में परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ऑक्साइड के रूप में बदल देती है और लोहे में जंग लग जाती है। तो ये जल के साथ भी हो सकता है, जैसे लोहा युक्त वस्तु खुले में छोड़ दी जाए और वो किसी जल के संपर्क में आ जाए, तो जल में भी ऑक्सीजन मिली हुई होती है, नमी बन जाती है। ठीक है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, घुली ऑक्सीजन के संपर्क में आने से फिर उस वस्तु में लोहे में जंग लग जाता है। बात क्लियर है? तो लोहा युक्त वस्तु यदि खुले में छोड़ दी जाए तो एक तो वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है और जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो लोहे में जंग लग जाती है, इसका मतलब वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी आपके इतनी। चलिए नेक्स्ट, सेकंड पार्ट जो है वो कार्बोनीकरण है। सेकंड पार्ट इसका जो होगा वो कहलाएगा कार्बोनीकरण। यानी कि यहाँ पर एक्टिविटी क्या होगा कि जो चूने प्रदेश होते हैं उन चूना प्रदेश में क्या होता है, घुला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो जब घुला हुआ कार्बन पदार्थ कार्बन चूनायुक्त शैलों से मिलता है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, घुला हुआ जो कार्बन होता है वो चूनायुक्त शैलों से क्या करता है, जब चूनायुक्त शैलें से मिलता है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और कार्बनिक अम्ल का निर्माण होने से जो चूनायुक्त शैलें होती हैं, वह जल्दी से घुल जाती है, घुल जाती है। उसे कार्बनीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि कार्बनीकरण क्या होता है। जो कार्बन होता है चूनायुक्त शैलों में मौजूद होता है और ये प्रभाव डालता है और जिसके कारण ये घुल जाता है। घुलने के बाद ये एक्शन करना शुरू करता है। ठीक है, नेक्स्ट जल योजन। तीसरा पॉइंट होता है जल योजन, हाइड्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। जब हाइड्रोजन जल से के साथ में संपर्क करता है, जब हाइड्रोजन गैस जल के साथ संपर्क में आती है, तो ऐसी दशा में सेलों से संयोजन होता है।
और शैलों में उपयुक्त पदार्थ जल के साथ घुल जाता है। इसे जल योजन कहते हैं, जिसे जल योजन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो जब हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जल से संपर्क में आती है, और जल से संपर्क में आने के कारण फिर ये ऐसी एक्टिविटी होती है और वह फिर इस तरह की एक्टिविटी कर देती है, उसको हम बोलते हैं जल योजन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और इसका लास्ट पॉइंट है विलियन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कवर करते हैं विलियन। नेक्स्ट होता है विलियन, फोर्थ पॉइंट। विलियन। अब देखिए विलियन क्या होता है, विलियन पे बात करते हैं। विलियन क्या होता है? विलियन एक्चुअली क्या होता है कि जो जल होता है वो चट्टानों से सहयोग करता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, जल चट्टानों पर गिरता है, या फिर चट्टानों की दरारों में घुल जाता है, जिससे शैलों में स्थित पदार्थ घुल जाते हैं। शैलों में स्थित पदार्थ घुल जाते हैं और चट्टानें मुलायम व ढीली पड़ जाती हैं। मुलायम ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। तो विलियन में क्या होता है, जब चट्टानों पर पानी गिरता है, जल गिरता है, या फिर चट्टानों की दरारों में जल घुल जाता है, जिससे शैलों में स्थित जो पदार्थ होता है वो घुलना शुरू होता है, चट्टानें मुलायम व ढीली पड़ जाती हैं, और जिसे हम कहते हैं विलियन। जल के घुलने की क्रिया भी विलियन कहलाती है। एक बात नोट करके यहाँ लिख सकते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं एक बात, जल के घुलने की क्रिया, जल के जो सॉल्यूशन होता है, घुलने की जो क्रिया होती है, तो जल के घुलने की क्रिया विलियन कहलाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये रासायनिक अपक्षय में शामिल किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट होते हैं। ऑक्सीकरण हमने पढ़ा सबसे पहले। ऑक्सीकरण के बाद कार्बनीकरण होता है। कार्बनीकरण में जो घुला हुआ कार्बन होता है, ये चूना युक्त भाग में जो चूना युक्त शैलें होती है उनसे मिलता है और उसे कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है,
और कार्बनिक अम्ल में जैसे परिवर्तित होगा तो ये चूना युक्त शैलें क्या हो जाएगी, ये चूना युक्त शैलें जल्दी से घुल जाएगी और घुलने के परिणाम स्वरूप उसका क्या कहेंगे, हम कार्बनीकरण कहेंगे। क्लियर बात। फिर बात होती है जलयोजन। जलयोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है जल के साथ संपर्क में आती हैं और ऐसी दशा में शैलें क्या करती हैं, संयोजन करती है, सॉल्यूशन करती है और शैलों के उपयुक्त पदार्थ को क्या कर देती है, घोल देती है। और जब घुलती है तो जल के साथ घुलने के साथ ही उसमें क्या हो जाता है, जलयोजन हो जाता है। ऊपर देखें विलयन क्या होता है, जब जल चट्टानों पर गिरता है, जब जल चट्टानों पर गिरता है तो ऐसी दशा में क्या होता है, चट्टानों की दरारों से भी जल अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे शैलों में स्थित जो पदार्थ होते हैं ये घुल जाते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं और घुलने के साथ ही क्या होती है, चट्टानें मुलायम पड़ जाती है या ढीली पड़ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और जल के घुलने की क्रिया को विलयन कहा जाता है। जल के घुलने की क्रिया को विलयन कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपके कि विलयन किस प्रकार से प्रोसीजर में आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये हमारा था केमिकल वेदरिंग, अब पढ़ेंगे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। वन बाय वन आप नोट करते चलें इसको, क्योंकि वेदरिंग के 3 ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर हैं। एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसीजर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा है केमिकल प्रोसीजर या केमिकल वेदरिंग का प्रोसीजर हो गया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसीजर। तो इन तीनों प्रोसीजर के माध्यम से हम देखते हैं कि इन तीनों प्रोसीजर के माध्यम से अपक्षय होता है या वेदरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम जैविक अपक्षय, कहेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। कि बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग किसे कहते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीव जंतु, यानी कि इंग्लिश में कहें तो एनिमल्स। वैसे जीव जंतु जो होते हैं वो एक प्रकार से सूक्ष्म जीव जंतु जो होते हैं ना, सूक्ष्म जो जीव जंतु, तो एनिमल्स नहीं कह सकते हम, जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जैसे लाइट चूहा है, केंचुआ है, खरगोश है, जैसे ये जो बिलों में निवास करते हैं, चट्टानों में निवास करते हैं, तो ये जीव जंतु क्या करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं मृदा व शैलों में, मृदा व शैलों में बिल बनाकर रहने वाले सूक्ष्म जीव जंतु निवास करते हैं। यह शैलों को कमजोर करते जाते हैं, जिससे चट्टानें या शैलें कमजोर हो जाती है और अंततः शैलें किसी प्रोसेस के कारण किसी प्रोसीजर या किसी प्रक्रिया के कारण ध्वस्त हो जाती है। क्लियर।
बात समझ में आती है यहाँ तक। सेकंड पॉइंट हम बात करें वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति। तो वेजिटेशन या वनस्पति के कारण किस प्रकार से ऐसा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि शैलों के दरारी भागों में जब वर्षा के समय जल व मृदा के कुछ कण में पौधों के बीच या किसी माध्यम के द्वारा कोई पेड़ पौधे उग जाते हैं। ऐसी दशा में वह भाग अपक्षित होता रहता है। एक कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे दूसरी कंडीशन ये हो सकती है दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं, जैसे ये पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन हम कह सकते हैं किसी शैलों के क्षेत्रों में या स्थान पर, किसी शैलों के स्थान पर किसी वनस्पति का समाप्त हो जाना जिससे शैलें ढीली हो जाती है या कमजोर हो जाती है। परिणाम स्वरूप अपक्षय होता है। और तीसरा पॉइंट है मनुष्य। मनुष्य द्वारा भी अपक्षय होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मनुष्य क्या करता है, खाने खोदने जैसी एक्टिविटी करता है, खाने खोदना, भवन निर्माण करना, ऐसी क्रिया के कारण भी अपक्षय होता है। ऐसी क्रिया के कारण भी अपक्षय हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से हमने इसे भी बायोलॉजिकल वेदरिंग को भी कंप्लीट कर लिया है कि जीव जंतु यानी एनिमल्स के द्वारा भी वेदरिंग होता है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शैलों को क्या करते जाते हैं, कमज़ोर करते जाते हैं, और जिससे शैलें कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने के बाद ये प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है, जिसे हम जीव जंतु द्वारा अपक्षय मानते हैं। वनस्पति के क्षेत्र में क्या होता है, तो शैलों पर दरारी भाग जो होते हैं वहाँ वर्षा का जल समय पर आता रहता है। मृदा के कुछ कण जो होते हैं वो पौधों के बीच के किसी माध्यम के द्वारा कोई पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ऐसी दशा में वहाँ पर अपक्षित
या अपक्षय वहाँ पर होता रहता है। या फिर किसी शैलों के स्थान पर किसी वनस्पति का समाप्त हो जाना, या शैलें ढीली या क्या पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, और जिसके कारण परिणाम स्वरूप वहाँ पर अपक्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। और मनुष्य के द्वारा किस प्रकार खाने खोदना, भवन निर्माण करना या और दूसरी एक्टिविटी भी जो होती है जो मनुष्य करता है, तो वहाँ पर भी अपक्षय की क्रिया होती है, जिसको हम शामिल करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग में, यानी जैविक अपक्षय में हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार कंप्लीट कर लिए हैं। भौतिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है, और बायोलॉजिकल या फिर जैविक अपक्षय क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसका कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मिट्टी बनती है। अब बेसिकली मिट्टी का बनना क्या है कि जो भी चट्टानें होती हैं वो टूटती फूटती रहती है अपने स्थान पर, और धीरे धीरे वो महीन चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, एक्चुअल में वही मिट्टी बनती है। तो ये सब प्रोसीजर होने के बाद मिट्टी का प्रोसीजर होना शुरू हो जाता है। लेकिन मिट्टी या मृदा को किस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कल करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।